आतिशी ने कालकाजी सीट से दाखिल किया नामांकन से पहले आतिशी पर लगा चुनाव आचार संहिता तोड़ने का आरोप। आतिशी के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने भी भरा पर्चा। फर्जी वोट को लेकर केजरीवाल का बड़ा आरोप, बोले फर्जी वोट बनाने वालों पर नहीं हो रही है एफआईआर, बीजेपी खुलेआम बांट रही है पैसे, बीजेपी का पलटवार, हार के डर से केजरीवाल लगा रहे आरोप। मकर संक्रांति पर महाकुंभ का पहला शाही स्नान, अलग अलग अखाड़ों ने संगम तट पर लगाई डुबकी। कुल 13 अखाड़ों के साधु संतों ने लगाई डुबकी। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया पवित्र स्नान। चार दिन की गिरावट के बाद बाजार में तेजी, सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद। मिड और स्मॉल कैप शेयर सुधरे, सरकारी बैंक, मेटल, एनर्जी, फार्मा में चमके। सेंसेक्स 170, निफ्टी 90 पॉइंट चढ़कर बंद। बजट में एमएसएमईज को बूस्टर डोज संभव, आसान शर्तों पर कर्ज की स्कीम का ऐलान संभव, मिल सकती है 3% इंटरेस्ट सबवेंशन का तोहफा। प्रीपेड मर्चेंट कमर्शियल वॉलेट पर भी विचार। आज महाकुंभ का पहला शाही स्नान हुआ। मकर संक्रांति के पर्व पर नागा साधुओं ने पहली डुबकी लगाई। सुबह 6:15 बजे सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के साधुओं ने संगम में डुबकी लगाई। शाही स्नान के लिए सभी 13 अखाड़ों को अलग अलग 30-40 मिनट का समय दिया गया। अब तक 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। कुंभ का पहला शाही स्नान नागा साधु करते हैं। नागा साधुओं को पर्व रक्षक माना जाता है, धर्म रक्षक माना जाता है और इसलिए ही इन्हें पहला शाही स्नान करने का अधिकार हासिल है। तो हाथों में तलवार, त्रिशूल और डमरू लिए सन्यासी पूरे शरीर पर भभूत लगाए हर हर महादेव के उद्घोष के साथ धर्म ध्वजा को लेकर संगम तट पहुंचे। आपकी स्क्रीन पर निर्वाणी अखाड़ा, पंचायती निर्मल अखाड़ा, पंचायती अटल अखाड़ा, जूना अखाड़ा स्नान के लिए जाते दिखाई दे रहे हैं। और महाकुंभ में देसी ही नहीं विदेशी श्रद्धालुओं की भी संख्या बड़ी नजर आ रही है। पहले शाही स्नान पर प्रयागराज में विदेशी श्रद्धालु त्रिवेणी घाट पर पहुंचे और उन लोगों ने स्नान किया। माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हर हर महादेव। और इस बार महाकुंभ में एक आईआईटीएन बाबा भी खूब वायरल हो रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से? हाँ। एरोस्पेस इंजीनियरिंग? हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ कहाँ जाओगे। पैसा तो मैं वैसे भी कमा ही सकता था, पर वो फोटोग्राफी वाला पैशन उसको पूरा किया मैंने। मतलब ट्रैवल और फोटोग्राफी, ट्रैवल फोटोग्राफर था ना मैं। कब आए यहाँ? यहाँ पे तो कल ही आए थे। अखाड़े में तो सुबह ही आए हैं। मतलब आज। इसके पहले कहाँ रहते हैं? इससे पहले काशी था मैं 1.5 महीने के आसपास। कितने साल से बनारस में है? नहीं 1.5 महीने से था। उससे पहले 3-4 महीने ऋषिकेश था। उससे पहले फिर मैंने पद यात्रा किया था 2000 किलोमीटर के आसपास ना। मनाली से चलना शुरू किया था पहले, रोज चलता था 20 किलोमीटर पूरा चारों धाम किए, फिर ऋषिकेश आया। ये आपकी ये इस अवस्था की यात्रा कहाँ से शुरू हुई? ये वही है ना, तुम वहाँ पे जाओ ढूंढा, वहाँ पे नहीं मिला, फिर फोटोग्राफी किया, फिर वो भी नहीं मिला, फिर वो सोचा यार क्यों घूम रहा है तू, घूमे जा रहा है, कोई है ही नहीं तेरा, अपना अकेला ही जा रहा है, जुलिया में जी रहा है, कुछ पता ही नहीं तुझे। फिर मैं सब छोड़ के धर्मशाला चला गया। फिर वहाँ पे मैंने बेसिक चीजें सीखी। मेरा खाना बनाना तो आता ही नहीं है, दुनिया में इतनी सारी चीजें सीख ली, अभी ये बेसिक चीजें समझ में नहीं आती तेरे को कि खाना कैसे बनता है।
तो समझो थोड़ा स्टिल लाइक माइंड को ना कि हाँ छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो, जिंदगी की रोजमर्रा की एक एक चीज़ें जो तुम कर रहे हो वो कैसे होते हैं। और प्रयागराज की धरती पर आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर अमृत स्नान हो रहा है। हर तरफ सनातन का जय घोष है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सबसे विहंगम, सबसे अद्भुत, सबसे दिव्य, सबसे अप्रतिम, सबसे पवित्र, सबसे अभूतपूर्व, हर तरफ सनातन का जय घोष है। हर तरफ भारतीय संस्कृति का शंखनाद है। हर तरफ एक ऐसी आध्यात्मिक आभा है जिसकी प्रतीक्षा में 144 वर्षों का इंतजार किया गया। प्रयाग की धरती पर मकर संक्रांति के पावन अवसर पर अमृत स्नान की ये वो तस्वीरें हैं जो हर किसी के जीवन में वो आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर आई है जिस ऊर्जा को सबसे शुभ माना जाता है। सुबह 6:15 पर महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासियों और अटल अखाड़ा के स्नान से शुरू हुआ ये सिलसिला एक अनवरत तस्वीर में बदल गया। उस तस्वीर में जिसे सबसे पवित्र आध्यात्मिक अनुष्ठान माना जाता है। अमृत जो स्नान है ये समुद्र मंथन का, तो सबसे पहले जो क्या हुआ कि हलाहल विष निकला तो महादेव ने प्रथम पान किया है। जो दो सन्यासी होते हैं वो दिगंबर वेशधारी शिव स्वरूप होते हैं, तो इसलिए उनको सबसे प्रथम पंक्ति में स्नान कराया जाता है। साधु और सन्यासियों के लिए ये घड़ी उस प्रतीक्षा की घड़ी होती है जहां माया और मोह के बंधनों की मुक्ति का मार्ग तय होता है। आज ही के दिन सूर्य राशि परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि हमारी मान्यता रही है कि सदैव ये शुभ हो, सबके लिए मंगलमय हो। और आज के दिन यहाँ पर स्नान करना निश्चित ही पुण्य का सबसे बड़ा सौभाग्य का प्रदाता है। सांस्कृतिक एकता के इस सबसे विशाल समागम में दुनिया भर के श्रद्धालु भी शामिल हुए हैं। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐश्वर्यवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते। महाकुंभ का ये पवित्र अनुष्ठान वैश्विक कल्याण का अनुष्ठान है। यही वजह है कि प्रयाग की धरती पर पहुंचा हर एक श्रद्धालु हर एक क्षण का गवाह बनना चाहता है। तो प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के लिए लाखों करोड़ों भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। क्या देश क्या विदेश, हर ओर से गंगा स्नान करने के लिए भक्त चले आ रहे हैं। साथ ही आ रही है उनकी अपार श्रद्धा को इस महापर्व को हर कदम महानता के नए शिखर पर पहुंचाया जाता है। समूहों में लोग भक्ति गीत गाते झूमते पहुंच रहे हैं, तो कोई अपनी बूढ़ी 90 साल की दादी को कंधों पर बिठाए गंगा की मोक्षदायिनी डुबकी लगवाने पहुंचा है। देखिए रिपोर्ट। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐश्वर्यवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि। संगम की रेती लगे सबसे बड़े सनातनी मेले के पहले अमृत स्नान के मौके पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। देश के कोने कोने से लोग संगम पहुंचे हुए हैं। मध्य प्रदेश के रीवा का रहने वाला एक शख्स अपनी 90 साल की दादी को लेकर संगम पहुंचा और उनको इस पवित्र अमृत बेला पर स्नान कराया। श्रवण कुमार ने माता पिता को तीर्थ के लिए ले गया, लेकिन ये वो श्रवण कुमार है जिसने अपनी दादी को
90 साल की इस महिला को रीवा से यानी मध्य प्रदेश से लेके चले हैं, क्योंकि ये चलने में असमर्थ है और इनको दर्शन कराने के लिए ये यहाँ लेके पहुंचे हैं। और ऐसे में देखा जा सकता है कि इनकी भक्ति क्या है इस महिला की। अम्मा, कहाँ जा रही हो? गंगा नहाने जा रही हो? पहली बार आई हो कि पहले भी जा चुकी हो? पहली बार आई हो? पहली बार आई। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? कहाँ से अपनी दादी को लेकर आ रहे हो? आप कंधे पे बैठाए कहाँ से चले आ रहे हैं? मैं देख रहा हूँ आपको। मैं आ रहा हूँ, समझ लीजिए आपके जो ये ब्रिज पड़ता है, हाँ, ब्रिज से आ रहा हूँ, कंधे में अब लग चलने फिरने में असमर्थ है अम्मा जी। तो ले जाओगे, पूरे नहला के लाओगे जी। अच्छा, कहाँ से आए हो? क्या संकल्प है? आप क्या लगते हो इनके? हाँ, हमारी दादी लगती है। प्रयागराज महाकुंभ में देश के कोने कोने से श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे हैं। राजस्थान से भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु आए हैं। वो महाकुंभ में बेहतरीन इंतजामों को देखकर काफी खुश हैं और इस बेहतर इंतजाम के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी को धन्यवाद दिया। मोदी जी, योगी जी को बहुत धन्यवाद है। ऐसा कभी भी राजस्थान में कहीं भारत में भी नहीं होगा ऐसा का मुख्यमंत्री। तो बहुत ही अच्छा लगा और गंगा मैया के डुबकी लगाने में बहुत आनंद आया। यह कुंभ देखा तो बहुत अच्छी बातें लगी है। अच्छी व्यवस्था, करोड़ों की संख्या में आदमी मिला और व्यवस्था बहुत अच्छी सुंदर लगी है। मोदी जी, योगी जी का सहयोग भी बहुत ही तगड़ा और बहुत ही बढ़िया लगा। जो ऐसा मन कर रहा है गंगा में नहाता ही जता सिंगड़ता जितना दूरिया और सबलता शीतलता ही काय होगी। और हमका मन ये कह रहा है कि भाई हम तो यही रहो। महाकुंभ में अलग अलग नजारे देखने को मिल रहे हैं। एक श्रद्धालु हाथ में बैनर लेकर बेटी बचाओ के नारे के साथ लोगों को जागरूक करते हुए नजर आया। बताया जा रहा है कि ये श्रद्धालु बिहार से दिल्ली, फिर दिल्ली से प्रयागराज पैदल पहुंचा है। पोस्टर लिए महाकुंभ में आए सभी माता पिता संकल्प लें, पिता अपनी बेटियों को मद की मक्कारी से के बारे में बतावें और माता औरत की मक्कारी के बारे में मैं बेटी को बताएं, ताकि उन्हें घरेलू एवं यौन हिंसा और डिप्रेशन से बचाया जा सके। सर, ये एक स्लोगन किस लिए? ये स्लोगन है कि आजकल जो है, ऊपर रखिए, हाँ, आजकल जो बेटियां हैं वो जब बड़ी होती हैं तो पिता से दूर हो जाती हैं, जिसके कारण वो अपने माँ से ज्यादा निकट होती है। तो लेकिन वो मर्द के बारे में या लड़कों के बारे में उतनी अच्छी से पता नहीं होता है। जितना अच्छा एक पिता अपने बेटी को बता सकता है उतना अच्छा माँ नहीं बता सकती। महाकुंभ में छात्राओं का एक ग्रुप भी पहुंचा है। ये छात्राएं दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। बहुत अच्छा लगा देख करके हमको, हम बहुत खुश हुए और बहुत सारी भीड़ है, हमें बहुत सारी परेशानियां भी हो रही हैं, लेकिन हम बहुत खुश हैं यहाँ आकर। हम यहाँ इसलिए आस्था की एक डुबकी हम भी लगा सके ये पावन अवसर पर। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसे में पीएसी की और पाइप बैंड बजाया जा रहा है। इसमें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वंदे मातरम, हर हर गंगे जैसी धुन बजाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। और देश भर में मकर संक्रांति का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। लाखों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में डुबकी लगाई। आज के दिन गंगा स्नान, व्रत, कथा, दान और भगवान सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। संक्रांति पर खिचड़ी, गुड़, तिल जैसे कई चीज़ों का महत्व है। तिल और गुड़ की बनी मिठाई का आनंद भी आज लोग लेते हैं। लोग अपनी अपनी छतों पर पतंग उड़ाकर भी त्योहार मनाने का मजा लूटते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उत्तरायण का त्योहार मनाया है। अमित शाह ने अपनी धर्मपत्नी के साथ मिलकर पतंग उड़ाई। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। अमित शाह ने सुबह देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, देशवासियों को ऊर्जा, उमंग और उन्नति के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बतौर पीठाधीश्वर बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। बाबा गोरखनाथ को मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में योगी आदित्यनाथ ने खिचड़ी चढ़ाई। इसके बाद मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। बजट में छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिल सकती है और छोटे कारोबारियों को सस्ती ब्याज और आसान शर्तों पर कर्ज की नई स्कीम आ सकती है। आज ही मर्चेंट वॉलेट का भी और उसके साथ ही मर्चेंट वॉलेट का भी ऐलान हो सकता है। लक्ष्मण रॉय से डिटेल लेते हैं। बताएं लक्ष्मण जी। देखिए, इस बार जो बजट में एमएसएमई के लिए 3 बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक एक ऐलान जिस पर गंभीरता से विचार चल रहा है वो ये है कि एमएसएमई यानी छोटे कारोबारियों के लिए सस्ते पेमेंट ऑप्शन का एक विकल्प दिया जा सकता है। ये सस्ते पेमेंट ऑप्शन जो है ये माइक्रो मर्चेंट वॉलेट होगा और इसके जरिए आसानी से और सस्ते में प्रीपेड वॉलेट होगा। एमएसएमई पैसे का लेन देन कर सकेंगे। दूसरा जो मुझे लगता है ज़्यादा इफेक्टिव होने जा रहा है वो ये है कि एमएसएमई को सस्ते और आसान शर्तों पर कर्ज मुहैया कराया जाए। लो कॉस्ट फाइनेंस के लिए एक खास स्कीम सरकार ऐलान कर सकती है। इस स्कीम के तहत कम से कम 3% इंटरेस्ट सबवेंशन यानी ब्याज 3% कम देना पड़ेगा। इस बात का प्रावधान किया जा सकता है। कई सारे कंडीशन में छूट दी जा सकती है और इसके तहत जो सूत्र बता रहे हैं करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए कैपिटल इन्फ्यूजन का यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया एमएसएमई के लिए। और तीसरा, एमएसएमई एक्ट जो 2006 है उसमें बदलाव किया जा सकता है। उसमें बदलाव इस तरीके से किया जाएगा जो आधुनिक ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरा करते हुए ज़रूरी प्रावधान इस बिल में रखा जाए और उनके लिए कारोबार के रास्ते आसान किए जाए। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी कुछ प्रावधान उस बिल में किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बजट होगा ये एमएसएमई के लिए काफ़ी खास रहने वाला है। धन्यवाद लक्ष्मण जी। और अब बात हमारी खास मुहिम की। आपने पिछले दिनों सीएनबीसी आवाज़ पर ऐसी कई खबरें देखी होंगी जिनमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्री बजट मीटिंग्स कर रही हैं। इस सिलसिले में कभी उन्होंने इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, कभी लेबर संगठन अपनी बजट डिमांड लेकर उनके पास पहुंचे। लेकिन आम टैक्स पेयर्स यानी आप और हम सीधे वित्त मंत्री से नहीं मिल सकते हैं। इसलिए हर साल सीएनबीसी आवाज़ बनता है आपकी आवाज़। इस साल भी हम आपकी आवाज़ को बुलंद करने जा रहे हैं एक खास कैंपेन के जरिए जिसका नाम है मेरा बजट मेरी आवाज़, जहां आप अपनी बजट विश बता सकते हैं। आपकी ये बजट विश सीएनबीसी आवाज़ के साथ साथ हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जाएंगी। लेकिन इससे पहले कि हम आपको बताएं ये बजट विश आप हम तक किस तरह पहुंचा सकते हैं, आपको सुनाते हैं कुछ बजट विश। 2025 के बजट से हमारी काफ़ी उम्मीदें हैं क्योंकि ये पहला पूरा बजट होगा ये गवर्नमेंट का 3rd टर्म का, और इसमें काफ़ी सारी उम्मीदों में से 5 उम्मीदें मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। पहले तो कम से कम बदलाव किए जाएं क्योंकि 23 जुलाई 2024 के जो बदलाव हुए थे उसमें इतने भारी भरकम बदलाव हुए थे कि हर एसेट की टैक्सेशन बदल गई। और निर्मला मैम ने यह भी कहा था कि मैं वापस 9 महीने बाद जब बजट लाऊंगी या 6-8 महीने बाद बजट लाऊंगी तो पूरा डायरेक्ट टैक्स कोड भी लाऊंगी। तो ये कुछ समझ नहीं आई बात, क्योंकि अगर बदलना ही था तो वापस 6 महीने पहले बदलने का मौका मेरे हिसाब से नहीं था। तो बदलाव कम से कम करें ताकि लोग सीख पाएं और उन टैक्स प्रोविजंस का प्रयोग कर पाएं। दैट्स वन। सेकंड उम्मीद ये है कि सेक्शन 54 और 54F को अबॉलिश किया जाए। ये क्या होता है कि लोग री इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में तो उनमें टैक्स की रियायत मिलती है, इसीलिए घर महंगे हो गए हैं और जो कंज्यूम करना चाहता है वो उसको घर मिलता नहीं। इन्वेस्टर लोग 10-10 घर खरीद लेते हैं क्योंकि उनको टैक्स की रियायत मिलती है। अगर सेक्शन 50 और 54 और 54F अबॉलिश किया जाए तो हाउसिंग का जो एक्सपेंसिव हाउसिंग का जो प्रॉब्लम है टियर 1 और टियर 2 कंट्रीज में, सिटीज में, इंडिया में, वो सब सॉल्व हो सकता है। ये मेरी सबसे बड़ी उम्मीद है। ऑफ कोर्स जो HNI क्लाइंट हैं हमारे वो बड़े नाराज होंगे ये सुन के, बट आई थिंक जो सही चीज है वो होनी चाहिए। रिटेल को अगर घर हाउसिंग सॉल्व करनी है तो 54 और 54F सबसे बड़ा दुश्मन है हाउसिंग प्राइसेस का। तीसरा, इंडेक्सेशन जो डेट फंड्स के लिए अबॉलिश किया गया था, स्पेशली 31 मार्च 2023 के पहले जो खरीदे हुए यूनिट्स हैं उसके इंडेक्सेशन लाना मेरे हिसाब से अनिवार्य है और वो करेक्ट होना चाहिए। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की
जो लिमिट है 75 लाख की सेक्शन 44A की, उसको 1 करोड़ करना चाहिए। और सैलरीड एम्प्लॉइज जिनके पास कोई प्रिजम्पटिव टैक्स है, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, उनकी जो नई टैक्स की मेथड्स हैं उसमें 12 से 15 लाख कर देनी चाहिए 30% की स्लैब में घुसने के लिए। ये 5 हैं और बाकी 7 बजट के बाद। तो अगर आप भी चाहते हैं आपकी बजट CNBC आवाज़ के ज़रिए वित्त मंत्री तक पहुंचे, तो इसका तरीका बहुत ही आसान है। बस आपको अपने स्मार्टफोन से 90 सेकंड तक का एक वीडियो बनाना है। बेहतर होगा कि वीडियो आप वर्टिकल मोड में बनाएं, यानी वीडियो बनाते वक्त अपने फ़ोन को ऐसा रखें और इसे HD क्वालिटी सेलेक्ट करके हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप कर दें। वीडियो भेजते वक्त अपना नाम और शहर का नाम लिखना ना भूलें। आपका ये वीडियो CNBC आवाज़ के साथ साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक, X और यूट्यूब पर भी पोस्ट किए जाएंगे। और अब बात आज के बाजार की। 4 दिन की गिरावट के बाद बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 170 पॉइंट चढ़कर 76,500 पर और निफ्टी 90 पॉइंट चढ़कर 23,176 पर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी तेजी रही है। IT FMCG शेयरों में दबाव देखने को मिला। और अब बात CNBC आवाज़ और ग्रो की एक और ख़ास पहल द ग्रोथ कोड की। आज हम आपको ये समझाएंगे कि ट्रेडिंग में महारत हासिल करने का मतलब हर एक मूव को कैप्चर करना नहीं होता है, बल्कि ये है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं और इससे आप सिर्फ सही ट्रेड का इंतज़ार कर पाएंगे। अनुभवी और बड़े से बड़े ट्रेडर्स भी फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार हो सकते हैं। जब भी आप कोई बड़ा या मुनाफे वाला ट्रेड मिस कर जाते हैं तो मन में बस यही आता है कि यह तो मेरा होना चाहिए था। ट्रेड को चेज करना यानी हर छोटे बड़े मूवमेंट पर प्रतिक्रिया एक अनुभवी ट्रेडर की पहचान नहीं है। यह सिर्फ बाजार के पीछे भागने जैसा है। ट्रेड्स को चेस करने से आपका एज डिस्टरप्ट हो जाता है, जिससे रिस्क बढ़ता है। ऐसे में आप अपनी स्ट्रैटेजी से भटक जाते हैं और गलत फैसले लेते हैं। इससे या तो आप फेडिंग मोमेंटम में प्रवेश करते हैं या फिर फॉल्स ब्रेकआउट्स में। सच्ची सफलता संयम में है। हर मौके को पकड़ने की कोशिश करने के बजाय अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहें और अच्छे अवसरों का इंतजार करें। एक ट्रेड मिस करना कोई बड़ी बात नहीं है। फोमो एक प्रोफेशनल ट्रेडर को डिफाइन नहीं करता, बल्कि उनका डिसिप्लिन करता है। अपने एज पर भरोसा करें, संयम रखें और बाजार को अपने पास आने दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ग्रो और CNBC आवाज़ की खास पहल द ग्रोथ कोड। हमारा मकसद है आपको वो वैल्यूएबल इंसाइट्स और स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताना जिससे आप बाज़ार को बेहतर तरीके से समझ पाएं और निवेश संबंधी सही फैसले ले सकें। आज हम समझेंगे कि ओवर ट्रेडिंग के लिए आपको क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है और कम ट्रेडिंग कैसे अधिक लाभदायक हो सकती है। लॉस रिकवर करने के लिए अक्सर ट्रेडर्स बार बार पोजीशन लेते हैं। ओवर ट्रेडिंग करते समय आपको ऐसा लगता है कि आप हर मौके का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ऐसा करने से धीरे धीरे आप प्रॉफिट को कम करते हुए अपना ही नुकसान बढ़ाते हैं और शायद इसे महसूस भी नहीं कर पाते। हर ट्रेड की कीमत होती है। अकेले में तो यह लागत बहुत कम लगती है, लेकिन एक साथ ज्यादा ट्रेड लेने पर यह बढ़ती जाती है। हर ट्रेड की ट्रांजैक्शन फीस होती है। जब आप ओवर ट्रेड करते हैं तो यह लागत आपके प्रॉफिट्स को खत्म कर देती है, जिससे आपके रिटर्न कम हो जाते हैं। ओवर ट्रेडिंग से सिर्फ पैसे का ही नुकसान नहीं होता, बल्कि इससे आप दिमागी तौर पर भी थक जाते हैं। आपका साइकोलॉजिकल बर्नआउट होता है। लगातार फैसले लेने से आपका ध्यान भटकता है और आप जल्दबाजी में डिसीजंस लेते हैं, जिससे आप अपनी स्ट्रैटेजी से भी भटक जाते हैं।
सच्ची सफलता डिसिप्लिन में रहने से आती है, जो आपके ट्रेड्स की संख्या से नहीं बल्कि उनकी गुणवत्ता से तय होती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कालकाजी विधानसभा सीट से नामांकन भर दिया है। वो कल ही नामांकन भरने वाली थी, लेकिन रोड शो में देर होने की वजह से वो नामांकन का समय समाप्त हो गया था। आतिशी 2020 में कालकाजी से 11,000 वोटों से जीतकर आई थी। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस की अलका लांबा और बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश विधूड़ी के साथ है। आज ही आतिशी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन को लेकर एक FIR भी दर्ज की गई है। इस पर आतिशी ने कहा है कि परवेश वर्मा ने पैसा बांटा तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। इधर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने लोगों को सोने की चेन बांटना शुरू कर दिया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने 2 कॉलोनियों में चेन बांटे हैं। बीजेपी नेता दिल्ली के लोगों का वोट खरीदने की बात खुलेआम कर रहे हैं। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं, जो ये बांट रहे हैं सब ले लो, लड़ झगड़ के ले लो, इनके दफ्तरों में जाके ले लो, इनसे लड़ो, लेकिन अपना वोट मत बिकने देना किसी भी हालत के अंदर। मेरी जनता से अपील है, जो पैसे बांटे, जो कंबल बांटे, जो साड़ी बांटे, जो चादर बांटे, उसको तो कतई वोट मत देना। ये देश के गद्दार हैं। केजरीवाल के वोट खरीदने के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी अब नित्य प्रति आकर जो स्वयं बोलने लगे हैं, तो ये दिखा रहा है कि अब शायद उनको अपनी हार पराजय अवश्यंभावी नजर आने लगी है। तो वो उस हार की बौखलाहट में और घबराहट में किसी भी प्रकार का बयान दे सकते हैं, तो उससे उसमें कोई उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती है। वो आके अभी देखिए, कल भी कुछ और बोलेंगे, परसों भी कुछ और बोलेंगे। तो ये वो आदतन बोलते हैं, वो फितरतन बोलते हैं। और दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री भी हो गई है। कल सीलमपुर में राहुल ने रैली को संबोधित किया और आज वो रिठाला में आम लोगों के साथ मकर संक्रांति मनाने पहुंच गए। राहुल ने यहां दही चूड़ा खाकर पूर्वांचल के संक्रांति भोज का आनंद लिया। यहां राहुल ने स्थानीय लोगों के बीच बैठकर उनसे बातचीत की और दिल्ली की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की परेशानियों पर चर्चा भी की। कल कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। तो क्या कश्मीर और दिल्ली के बीच की दूरियां कम हो रही है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर।